नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने ज्योग्राफी ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक्स रहते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक न्यूज़ था, रेन थंडरस्टॉर्म अलर्ट इशूड फॉर सेवरल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स, राइट नाउ। एज सच ये इसीलिए भी इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी आपके ऑप्शन में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक से बेसिकली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसलिए चलो इसके बारे में एक बार पढ़ ही लेते हैं। थंडरस्टॉर्म होता क्या है ना। जब भी मैं थंडरस्टॉर्म डिस्कस करूंगा तो थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड किस टाइप के थंडरस्टॉर्म्स होंगे वो सब तो एसोसिएट करूंगा ही, बट साथ ही साथ एक अलग सा टॉपिक भी डिस्कस करूंगा दोस्तों, जिसको कहते हैं टॉर्नेडो, ठीक है। सो थंडरस्टॉर्म क्या होगा, टॉर्नेडो क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और एक चीज़ भी देखेंगे, द थंडरस्टॉर्म की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो दुनिया में कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर थंडरस्टॉर्म जो है ना दोस्तों, मतलब वहीं पर होते हैं एज सच, ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उन रीजन्स में। जैसे देख रहे हो, ये देखो थंडरस्टॉर्म अकरेंसेस, देख रहे हो थंडरस्टॉर्म अकरेंसेस, ये रेड वाला पोर्शन जहाँ पर है ना, वो ऐसे रीजन्स है दुनिया का जहाँ पर थंडरस्टॉर्म सबसे ज़्यादा होता है। देख रहे हो जैसे वर्ल्ड मैप में ना। ये रीज़न क्यों ऐसा है दैट अराउंड, अगर ट्रॉपिकल रीजन ले लो, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर ही ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स दिखता है, और जैसे पोलर टेम्परेट रीजन चले जाओगे थंडरस्टॉर्म की इंटेंसिटी घटती रहती है। क्या रीजंस है, हर एक चीज़ों रीजंस को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। बट डिस्कस करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल की दोस्तों क्लासेस चल रही है। तो अगर आपको इसके डिजिटल क्लासेस को अटेंड करना है, कुछ नहीं, सिंपली स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, और या फिर फर्दर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाइलिंगुअल बैचेस और इंग्लिश बैचेस के बारे में जानकारी पाने के लिए। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं। थंडर स्टॉर्म्स। नाउ थंडर स्टॉर्म होता क्या है, देखो थंडरस्टॉर्म की जब भी बात करें ना, ये लोकलाइज्ड एरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लोकलाइज्ड एरिया, जब भी हम लोग जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, लोकलाइज्ड एरिया मतलब आप बोल सकते हो हाँ 2-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, ठीक है, दैट इज़ अ लोकलाइज्ड एरिया इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, राइट। क्योंकि देखो ये ना एक बहुत बड़ा स्पेशल फिनोमिना है, ठीक है। तो और ये सब जब स्पेशल फिनोमिना ऐसा होता है ना, तो आप अगर लोकल या फिर स्मॉल लेवल का जब मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने शरीर के डायमेंशन से मत सोचिए, आप दुनिया के डायमेंशन से सोचिए। दुनिया कितना बड़ा है, हम लोग तो दुनिया के सामने एक माइक्रोब भी नहीं है भैया, चींटी है एक्चुअली में अगर देखोगे तो, ठीक है। तो उस दुनिया के पर्सपेक्टिव में ये लोकलाइज्ड एरिया में होता है ना। इतना मैं भीतर में घुस के क्यों आपको बता रहा हूँ, रीजंस है, चलो देखा। बट एनीवेज, अगर बात करें तो क्या हम लोग लोकलाइज्ड एरिया, जब तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट ये एक इंटेंस लोकल स्टॉर्म है ना। इसको लोकल स्टॉर्म तो बोल ही सकते हैं, जी हाँ एब्सोल्युटली। और ये स्मॉल रीजन में भी हमें देखने को मिलता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, देखो सोचो ये एक स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत स्ट्रांगली विंड जो है ना अपड्राफ्ट करती है ना। विंड अपड्राफ्ट किस लिए करती है बताइए, तो ये है कन्वेक्शन मैकेनिज्म के कारण, राइट। तो स्मॉल रीजन्स में जो है ना कन्वेक्शन मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है, राइट। और इसीलिए ये जो स्मॉल रीजन्स में विंड इतना ज़ोर से अपड्राफ्ट कर रही है, तो हमें क्या देखने को मिलता है दैट बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो विंड जब जाएगी तो ऊपर में एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो जाके सैचुरेट करेगी ना जी, है ना। बट क्लाउड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्लाउड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो के एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसिंग लेवल, राइट। और जहाँ से ये क्लाउड्स बनना स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड बेस। ये सब ध्यान से याद करके रखो भैया, बहुत काम देगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है दैट स्मॉल एसोसिएटेड रीजन में अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे जो रेनफॉल होगा कैसा होगा, वो हैवी रेनफॉल होगा क्या नहीं जी। और हैवी रेनफॉल के कारण ही ये ऐसे रीजन्स होते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट मतलब क्या होता है बताइए, तो एक छोटा सा रीजन में अगर बारिश का पानी जो हो रहा है ना, वो अगर बहुत हद से ज़्यादा हो जा रहा है, दैट इज़ क्लाउड बर्स्ट, राइट। और ध्यान देना, रेनफॉल जो भी होता है, ये रेनफॉल हैवी रेनफॉल भले ही होता है, बट ये जो ड्यूरेशन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। समझ रहे हो बात, तो ये चीज़ है। ओके, अब आ जाता है
थंडरस्टॉर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ स्ट्रक्चर के बारे में जब भी बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो मतलब थंडरस्टॉर्म्स होते कैसे हैं बेसिकली, वो कैसे कैसे ओवरऑल इवॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक्चुअली में हम लोग मैच्योर स्टेज ही देखेंगे। देखो एक्चुअली में थंडरस्टॉर्म कैसा होता है, 3 फेजेस होता है, एक होता है युद्ध, एक होता है मैच्योर, एक होता है डिसिपेटिंग फेज। ठीक है ना, मैच्योर में क्या होता है ना, एक तो बेस लेवल बनता है, एक आइसिंग लेवल बनता है, और बीच में ओवरऑल ये क्लाउड्स बनता है। ठीक है ना जी, है ना। और ऑफ कोर्स ये ग्राउंड बेस भी बना हुआ रहता है, ठीक है, जहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैच्योर, इसके कंपैरेटिवली अगर यूथ स्टेज में देखोगे और डिसिपेटिंग स्टेज में देखोगे, चीज़ें चेंजेस होती है। यूथ स्टेज में क्या होंगी, यहाँ पर भी आपकी क्लाउड बनेगी, बट ज़्यादा क्लाउड नहीं बनेगी। यहाँ पे स्टार्ट ही होता है ना अपड्राफ्ट होना या विंड का। ठीक है, ये धीरे धीरे अपड्राफ्ट होते होते सैचुरेट होते 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 आइसिंग लेवल तक बेसिकली यहाँ पर मैच्योर स्टेज में बन जाता है। तो ये जब ये पूरा अगर ऊपर हो जाता है तब हम उसको कह देंगे मैच्योर्ड स्टेज में आ गया है, समझ लो। और डिसिपेशन स्टेज क्या होता है, जब जो पानी है ना वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो रहा है दैट इस क्लाउड से जो जितने पानी है वो नीचे डाउन पोर हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहीं से स्टार्ट होंगे यार, गिरना गिरना स्टार्ट होते होते ये घटता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है फाइनली इस टाइप का हमें कुछ देखने को मिलता है ना। एक चीज़ जो तीनों स्ट्रक्चर, मैं इसलिए इसको स्ट्रक्चर ऑफ थंडरस्टॉर्म में लाया क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था ना स्टार्टिंग में, दैट ऐसे तो थंडरस्टॉर्म देखो यही वाला है, राइट। बट जब ये स्ट्रक्चर ऑफ थंडरस्टॉर्म बोल रहा है, मतलब ये थंडरस्टॉर्म का फेज दिखा रहा हूँ मैं, दैट कैसे कैसे वो युद्ध स्टेज में कैसा था, मैच्योर स्टेज में कैसा था, और फाइनली डिसिपेटिंग स्टेज में कैसा होगा। ठीक है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट हर एक फेज, वेदर इट इज़ यूथ फेज, वेदर इट इज़ मैच्योर फेज या फिर डिसिपेटिंग फेज, ये एक फेजेस से गुजरता है ना। यही तो फेज हुआ ना जी, यूथ मैच्योर डिसिपेटिंग, राइट। इस फेज में जो फर्स्ट वाले फेज में है, यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है, इसमें पूरा बन गया, उसके बाद बारिश हो रही है और यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट यहाँ पर भी बारिश होने कंटिन्यू रहती है, लेकिन समझ रहे हो बात, ओके। अच्छा, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं दैट, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाउड का टाइप क्या है ये वाला, बताओ तो, ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बोल सकते हैं, राइट। बताइए तो ये वाला क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलरेडी इसके क्लासेस हमने लिया हुआ है, क्यूमुलस स्टेज ऑफ क्लाउड, राइट। समझ रहे हो बात, है ना। और यहाँ पे बताइए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम इसको क्या एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड या फिर सिरोस्ट्रेटस क्लाउड बोल सकते हैं। पढ़ लीजिएगा एल्टोस्ट्रेटस क्या होता है, क्लाउड टाइप्स एंड फॉर्मेशन, उसका एक अलग सा वीडियो बना ही हुआ है यूट्यूब में। ठीक है, अगर आपको वो भी पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें हमने क्लियरली बता दिया क्यूमुलस क्लाउड कब बनती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कब बनता है, एल्टोस्ट्रेटस सिरोस्ट्रेटस क्लाउड कब बनता है, राइट। तो अगेन यहाँ पे हम लोग इसको क्यूमुलस स्टेज में डाल सकते हैं, जहाँ पर वार्म एयर जो है वो राइज होता है स्ट्रांगली अपवर्ड, है ना, जिसके कारण क्लाउड्स ऑफकोर्स बनना स्टार्ट होती है, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, ध्यान देना। एक तो अपड्राफ्ट के कारण स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता ही है, बट ऊपर से जो है ना ये जाकर फिर डाउन ड्राफ्ट भी होता है कुछ। मतलब यहाँ पे अपड्राफ्ट मैकेनिज्म और डाउन ड्राफ्ट मैकेनिज्म एक साथ चलती है, राइट। जहाँ पे अपड्राफ्ट क्यों होता है बताइए तो, ऑफकोर्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण। और डाउन ड्राफ्ट क्यों होता है बताइए तो, ऑफकोर्स आप खुद सोचिए ना, कभी भी विंड एक रीजन से दूसरे रीजन क्यों जाएगी, ऑफकोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही मूव करेगी। ऑब्वियस सा बात है, इस रीजन में हाई प्रेशर है, इस रीजन में लो प्रेशर है, इसलिए शायद मूव कर रही होगी, ऑब्वियस सा बात है। इसीलिए डाउन ड्राफ्ट हम बोल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस के कारण। जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो अपड्राफ्ट किसके कारण होता है हम लोगों ने डिस्कस किया, लेटेंट हीट। डाउन ड्राफ्ट किसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। और इसी के कारण ऑफकोर्स रेनफॉल होता है हमें, क्लियरली, राइट। तीसरा जो फेज है वो है डिसिपेशन फेज, जहाँ पे एल्ट्रोस्ट्रेटस या फिर सिरोस्ट्रेटस क्लाउड्स हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे बेसिकली जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर, वो डाउन ड्राफ्ट मूवमेंट ही हमें देखने को मिलते हैं। अपवर्ड, जो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था ना वो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खत्म, मतलब स्टॉप, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये तो खैर हम लोगों ने बता ही दिया किस टाइप के क्लाउड फॉर्मेशंस होते हुए अल्टीमेटली हमें देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ
हमें डिस्कस कर लिया दैट थंडरस्टॉर्म होता क्या है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज़ यूथ में कैसा रहता है वो, मैच्योर में स्टेज में कैसा रहता है, और डिसिपेटिंग स्टेज में, है ना, यहाँ पे ओल्ड स्टेज नहीं होता, इसको हम लोग डिसिपेशन स्टेज कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऐसा कुछ कंडीशंस होते हैं, प्रीरिक्विजिट कंडीशंस होते हैं जिससे थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं ना। एक चीज़ आपको दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, सर जब भी जहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म, मैंने जो भी टीचर से थंडरस्टॉर्म पढ़ा है, सबसे पहले वो लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं आया भैया, वो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना, क्योंकि थंडर स्टॉर्म, जब भी मैं थंडर बोल रहा हूँ, थंडर मतलब क्या, वो जब आकाश जब भड़ाम सब फूटता नहीं है मतलब बारिश के दिनों में ऐसा लगता है आकाश टूट के गिर जा रहा है, राइट, तो दैट इज़ कॉल्ड थंडर, राइट। बट थंडर जब भी होता है उसके साथ लाइटनिंग भी एसोसिएटेड होती है, और वो लाइटनिंग जो एसोसिएटेड होती है ना, वो होती है ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है, समझ रहे हो बात, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट चलो एक एक करके धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। बताइए क्या क्या प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती है थंडरस्टॉर्म के लिए। पहला कंडीशन तो आप खुद ही बोल सकते हो यार, अप ड्राफ्टिंग ऑफ एयर, ड्राफ्टिंग ऑफ एयर, राइट। और ये किस टाइप की एयर होती है बताइए तो, स्टेबल या नॉन स्टेबल, आई मीन स्टेबल या अनस्टेबल एयर, बताइए। ऑफ कोर्स अनस्टेबल होगी, क्योंकि स्टेबल होने से तो कहाँ भाई कोई एक्टिविटी नहीं होगा ना, वो तो है ना, तो इसलिए यस, अप ड्राफ्टिंग ऑफ अनस्टेबल एयर, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं दैट ऑफ कोर्स अनस्टेबल जब एयर है तो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, जी हाँ, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, या फिर आप अगर अनस्टेबल लिख दिया ना तो ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं। क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ये इसीलिए यहाँ पर एक स्मॉल पर्टिकुलर रीजन में इसीलिए ज़्यादा अपड्राफ्ट होता है, क्योंकि उस रीजन में इंटेंस हीटिंग होती है, इंटेंस हीटिंग, है ना, ऑफ कोर्स, तो इसी के कारण क्या होता है, अपड्राफ्ट हो जाता है, इसीलिए कन्वेक्टिव मैकेनिज्म्स के कारण हमें अपड्राफ्टिंग देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं समर सीजन में जो है ना, वार्म आवर्स ऑफ द डे हमें देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स ये ज़्यादातर समर सीजन्स में ही देखने को मिलता है, और समर में जो है दिन गर्म होती है, दिन गर्म होती है तो वहाँ की लैंड भी गर्म हो जाएगी, लैंड गर्म हो जाएगी तो सोचो ना, गर्म हवा हो गया ना जी, तो ये तो फैसिलिटेट करेगा ना इस मतलब थंडरस्टॉर्म को, कॉमन सेंस अब आता है मेरे भाई, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें वार्म तो खैर माफ़ करना वार्म, मॉइस्ट और राइजिंग एयर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो एडियाबेटिक रेट से ज़्यादा है। क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ओरोग्राफिक ऑब्स्टेकल के कारण, अगर बाई चांस सोचो यहाँ पे कोई मतलब क्या बोलते हैं पहाड़ आ जाए, राइट, तो वहाँ पे अगर ओरोग्राफिक ऑब्स्टेकल मिल गया तब तो और भी इसको फैसिलिटेट मिल जाएगा, सटाक से ऊपर भागेगा ये, है ना। ग्रेटर इंस्टेबिलिटी होता है वार्म और मॉइस्ट एयर में, इसीलिए जहाँ पर भी अगर बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हुआ एयर, ठीक है, तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी भी जो होगा ना पानी का या फिर थंडरस्टॉर्म का, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब बिल्कुल चीज़ें ध्यान में रखिए। और भी एक ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा, थिकनेस मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये वाला थिकनेस, जितना ज़्यादा थिकनेस हुआ, राइट, दैट इज़ क्लाउड बेस ये था, और ये वाला क्या था, आइसिंग लेवल, इसके बीच में जितना थिकनेस ज़्यादा होगा, ठीक है, माफ़ करना उतना ज़्यादा मतलब लाइटनिंग भी होगा, उतना ज़्यादा थंडर भी होगा, उतना ही ज़्यादा रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, राइट। मगर एक बात और भी ध्यान रखिए दैट ये जो है ना, ये क्या मैंने बोला, बेस लेवल ऑफ क्लाउड, राइट, या फिर क्लाउड बेस, और ये वाला क्या बोला, आइसिंग लेवल, समझ रहे हो बात। अब ध्यान देना, थंडरस्टॉर्म होने के लिए कंडीशंस जो है, ये वाला जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला थिकनेस, राइट। अच्छा, अब सोचो ये अगर अर्थ है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है दैट अर्थ में जो एटमॉस्फेरिक इन्वेलप है वो कुछ ऐसी है, मतलब इक्वेटर में जहाँ पे इन्वेलप जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है, बट वहीं पर ये इन्वेलप अगर आप पोलर रीजन में देख लोगे तो ये बहुत कम रहती है, राइट। तो ध्यान से देखना, इक्वेटर रीजन में ये इन्वेलप बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये थिकनेस जो है, या दैट इज़ यही वाला थिकनेस का बात कर रहा हूँ, ये इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा हो, राइट, बट एक पॉइंट
पे आएगा ना जी, जिसके बाद ये वाला थिकनेस तो बहुत कम होने लगेगा, मतलब वहाँ पे थंडरस्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट थंडरस्टॉर्म टेम्परेट रीजन में नहीं होता है, हाँ होता है, एसोसिएटेड विथ फ्रंट्स देयर आर थंडरस्टॉर्म्स, राइट, बट मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। ध्यान, याद है मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बोला था, मतलब इस लेसन के स्टार्टिंग में, तो मैंने एक आपको पिक्चर दिखाया था, ये वाला है ना। इस वाले पिक्चर में मैंने क्या बोला था, दैट दुनिया में पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है थंडरस्टॉर्म्स का, जहाँ पे थंडरस्टॉर्म की फ्रिक्वेंसीज जो है इन रीजन्स में, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन्स में ज़्यादा है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन्स है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, है ना, उसके बाद आपका जाके सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में ज़्यादा है ना। और ये कौन सा रीजन है बताइए तो, देखो इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर के एक पर्टिकुलर लिमिट में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हमें इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट टेम्परेट रीजन में नहीं होता, बिल्कुल है, देखिए ये देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये सब भी तो ग्रीन पोजिशन है यार, यहाँ पर भी तो होगी ना, ये सब भी जगह बिल्कुल हो रहा है, ये सब भी जगह बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी हाँ, कोई मैं गलत बोल ही नहीं रहा हूँ दैट नहीं होता है, नहीं बिल्कुल होता है, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो मुझे समझाना था, आशा करता हूँ दैट मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा, ठीक है। तो देखो प्री रिक्विजिट कंडीशन भी हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से किस किस टाइप ऑफ वेदर जो है वो थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड होता है। वेदर की बात बोले तो देखो, रेनफॉल होता है, पहले तो बात कर रहा हूँ, रेनफॉल होता है, ठीक है। आप ले लीजिए हेल स्टॉर्म्स होता है, आप बोल सकते हैं लाइटनिंग होता है, थंडर होता है, थंडर, आप बोल सकते हैं स्क्वाल्स होता है ना। ये क्या होता है मैं बताता हूँ एक एक करके, रेन स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर, स्क्वाल्स क्या होता है, चलो एक एक करके। पहला रेन स्टॉर्म, सॉरी रेनफॉल रेन स्टॉर्म क्या है, अच्छा ये सिंपली कुछ नहीं, नॉर्मल सा जो आपने रेन का जो डेफिनेशन है उस चीज़ों को याद कीजिए। देखो अगर स्ट्रॉन्ग, मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा सिंपली रेनफॉल जो यहाँ पे होता भी है, किस टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, ज़्यादा लंबा टाइम या शॉर्टर टाइम, ऑफ कोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन का रेनफॉल होता है। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट एयर जो यहाँ पे राइज कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एब्रप्ट होता है ना। एब्रप्ट एयर राइज करेगा तभी तो क्विकली कंडेंसेशन करेगा, तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, राइट ना। हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट यहाँ पे जो कभी रेनफॉल होता है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं दैट एक ही अपड्राफ्टिंग का सेल नहीं, बहुत सेल्स होते होंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट रहा तो उस केस में जो बहुत सेल्स फॉर्मेशंस होते हैं, राइट। अब आप खुद सोचिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ थंडरस्टॉर्म की, ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में होगा, राइट। अब उस जोग्राफिकल एरिया में ऑब्वियस सा बात है दैट प्रेशर डिफरेंसेस भी तो होंगे ना जी, इस सेल के बीच में, इस सेल के बीच में, इस सेल के बीच में प्रेशर डिफरेंसेस होंगी, राइट। तो ये वाला भी सेल अपड्राफ्ट हो रहा है, ये वाला भी सेल अपड्राफ्ट हो रहा है, ये वाला भी सेल अपड्राफ्ट हो रहा है चारों तरफ से, राइट। और जहाँ अगर सोचो फुल्ली डेवलप्ड सेल हो गया, दैट इज़ बहुत सारे सेल्स फॉर्मेशंस हो गए, तब तो इसमें वैसे तो हम लोगों ने बोला ना ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, तो उस केस में लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं होगा। बट अगर वीक सेल्स डेवलप्ड हुए तो लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कुछ मिनटों के लिए बारिश होती है, कुछ मिनटों के लिए बहुत झमझमाझम बारिश होगी, उसके बाद ख़त्म, साफ, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो एक तो खैर हम लोगों ने देखा रेनफॉल। दूसरा हम लोग बात करेंगे हेल स्टॉर्म की ना। जब भी हम हेल स्टॉर्म्स की बात करें दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट जब कंडेंसेशन जो होता है ना, वो जब फ्रीजिंग पॉइंट के भी कम हो जाता है तब ओले गिरते हैं, है ना। देखे होंगे ये सबके घर में शायद हुआ ही होगा, है ना कभी लाइफ टाइम में, है ना, बहुत जमजमाओ जब बारिश। अब बच्चे लोग क्या करता है, अरे यार ओले गिर रहे हैं चलो इसके नीचे चले जाते हैं, कभी भी जाना भी मत। मुश्किल से एक बड़ा ढेला अगर सिर के ऊपर गिर गया ना, तो लिटरली वो ढेला होता है भाई, मतलब लिटरली वो पत्थर 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 होता है। सोचो ना, आपको सिर के ऊपर अगर मैं जोर से पत्थर मारूँ तो क्या होगा आपका सिर का हाल, वही चीज़ इसमें भी होता है। इसलिए कभी भी हेल स्टॉर्म हो रहा है भैया छुप जाओ, जाकर कोई एक शेड में चले जाओ, बच जाओगे, ठीक है। एनीवेज हेल स्टॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली,
जैसे मैंने क्लियरली बोला है दैट बारिश जो होती है ना ऐसे समय होती है जब जो वाटर जो कंडेंस कर रहा है ना क्लाउड में जो वाटर कंडेंस हो रहा है वो कंडेंसेशन जो है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चला जाए, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, हेल स्टॉर्म हर एक थंडर स्टॉर्म के साथ नहीं होता है। कुछ कुछ ही ऐसे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हेल स्टॉर्म्स होता है, राइट, अगर वो लेवल जो है आइसिंग लेवल के ऊपर चला गया तो, ठीक है, क्लियर है। चलो, एक तो चीज़ समझ गए। अब आ जाता है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग का देखो इतना आपको गहराई में नहीं जाना है, आप सिर्फ ये याद करके रख लो जट कभी भी अगर कोई भी थंडर स्टॉर्म अगर मैच्योर हो ना तो क्या होता है दैट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है उसका, दैट इज डिफरेंट बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जीज है ना वो आई मीन फॉर्म कर जाती है, राइट। अब हमने क्या डिस्कस किया था, ध्यान रखना, अप ड्राफ्ट भी होता है, डाउन ड्राफ्ट भी होगा। अब डाउन ड्राफ्ट अगर होगा तो एनर्जी आपस में टकराएंगी ना जी, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब टकराएगी तब इस टाइप का हमें देखने को मिलता है थंडर लाइटनिंग, ठीक है, समझ रहे बात। और इसके साथ ही कुछ एक बहुत ही भयानक आवाज़ भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना दैट अरे भाई सिर लगता है आसमान फट गया, उसको हम लोग कहते हैं थंडरिंग। भयानक आवाज़ होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो एयर कॉलम्स होता है ना उसका सडन एकदम भड़ांग से एक्सपेंशन होता है, बहुत तगड़ा तरीके से एक्सपेंशन होता है, तो इसीलिए, है ना, तो उसको हम लोग थंडरिंग कहते हैं। और नेक्स्ट होता है स्क्वॉल्स। स्क्वॉल्स क्या होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली हम लोग मैच्योर स्टेज बोल सकते हैं थंडरस्टॉर्म का, जब बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन होता है। अब स्क्वॉल्स में क्या होता है, ये जो है ना डाउनवर्ड ड्राफ्ट जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और डाउन ड्राफ्ट मूवमेंट करके यहाँ से जो है ना फिर मतलब हवा जो है डाइवर्ज होने लग जाती है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, कभी कभी जो हरिकेन की जो वेलोसिटी होती है ना उससे भी ज़्यादा होती है। मतलब ये ऐसा स्क्वॉल सिचुएशन है थंडरस्टॉर्म का जहाँ पर जो मानहानि का नुकसान हो सकता है ना वो बहुत हद से ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्क्वॉल्स, ठीक है। नाउ ये तो समझ गए आप अभी दैट क्या क्या वेदर्स है एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और स्क्वॉल्स, ठीक है, ये चीज़ें बात की। ओके, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। देखो एयर मास की जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्तों, सॉरी थंडरस्टॉर्म की, तो दो टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म्स हमें फॉर्म्स होते हुए दिखती है। एक तो एयर मास के कारण थंडरस्टॉर्म फॉर्म होते हुए दिखती है, एक है फ्रंटल रीजन्स के कारण हमें थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म होता हुआ दिखता है, ठीक है। एयर मास के कारण थर्मल या फिर लोकल थंडरस्टॉर्म, ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म एंड एडवेक्शन थंडरस्टॉर्म। वैसे ही फ्रंटल थंडरस्टॉर्म्स जो है उसके अंडर हम वार्म फ्रंटल, कोल्ड फ्रंटल थंडरस्टॉर्म हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, एक एक करके डिस्कस करें, थर्मल या फिर लोकल थंडरस्टॉर्म्स। नाउ ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपली आप वही लिखना है दैट इंटेंस सरफेस, ग्राउंड सरफेस का इंटेंस हीटिंग हो जाता है, बहुत छोटा लेवल में, लोकल लेवल में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर हमें आफ्टरनून सेशन में देखने को मिलता है जब जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इवनिंग तक जो है ये ख़त्म भी हो जाता है। ज़्यादातर हमें जो है ये डोलड्रम बेल्ट्स में देखने को मिलता है। ये होता है लोकल थंडर स्टॉर्म, ठीक है। क्योंकि देखो डोलड्रम्स, ये एक अलग पॉइंट है ना। डोलड्रम्स में क्या होता है दैट आपको डोलड्रम्स पता है ना कि क्या होता है ना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाले रीजन्स में, है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोनों हेमिस्फेयर से जो है विंड अप ड्राफ्ट होने हमें दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है रिस्पेक्टिवली, और विंड भी कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें यहाँ पर सडन थंडरस्टॉर्म्स जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए तो हम लोगों ने वो वर्ल्ड मैप दिखाया था जहाँ पर वो चीज़ होता है, ठीक है। बट इसमें भी एक चीज़ है, ये वो है ये दैट अगर सरफेस जिसके ऊपर ये थंडरस्टॉर्म्स बन रही है, अगर वो सरफेस ज़्यादा गर्म सरफेस है तब तो थंडरस्टॉर्म को यह फैसिलिटेट करता है। बट अगर वो सी सोचो ओशन हो गया, तो ओशन ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट दैट हीटेड, राइट। तो ओशंस के या फिर वाटर बॉडीज़ के ऊपर जब भी थंडरस्टॉर्म्स होती है ना तो वो जल्दी से डाई आउट हो जाती है, ठीक है। और ध्यान देना ये लोकल थंडरस्टॉर्म्स जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, अचानक से हो जाएगी। मतलब जो मौसम विभाग है ना वो उसको पता ही नहीं चलता है, कैसे पता चलेगा भाई, ये बहुत अजीब टाइप का फिनोमेना है, ठीक है। एनीवेज, दूसरा होता है ओरोग्राफिक।
ओरोग्राफी मतलब ही समझ रहे हो आप, दैट पहाड़ बनी हुई है, आप एज्यूम करो, है ना, दैट इज पहाड़ बनी हुई है, यहाँ पे वार्म मॉइस्ट और अनस्टेबल एयर जो है ये हिल स्लोप से बढ़ रहा है, राइट, और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो एक्सलेट हो रहा है, आई मीन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण ही जो ये विंड है और भी अपड्राफ्ट होते रहती है, होते रहती है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो आते हैं इतना ज़्यादा क्लाउड फॉर्म हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे हमें कोपियस हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। द वेरी गुड एग्जांपल इज़ मौसिन राम वाला रीजन, राइट, वहाँ पर भी जो है ना ओरोग्राफिक रेनफॉल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है एडवेक्शनल रेनफॉल। एडवेक्शनल रेनफॉल यूजुअली हमें आप बोल सकते हैं डार्क नाइट्स के समय में क्या होता है ना, देखो अगर सोचो नाइट है, ठीक है, तो रात के समय में ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो क्लाउड है ना, यहाँ से जो भी एनर्जी है वो रेडिएट हो जाती है टू द आउटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये रेडिएट अगर हुई तो ये जो भी हीट थोड़ा मोड़ा बचा भी हुआ था वो ठंडा हो जाता है ना। तो अब ठंडा अगर होगा तो डेंस बनेगा, है ना, तो डेंस बनेगा तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, एब्सोल्युटली, मतलब इसका डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, और नीचे वाला जो रिस्पेक्टिवली जो मतलब गर्म है, वैसे तो ये भी ठंडा है एयर है, बट हाँ रिस्पेक्टिवली जो गर्म है वो अचानक से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वही तो हो गया, डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट वाला फिनोमेना एक साथ हो रहा है। मतलब देयर इज़ हाई चांस दैट यहाँ पर भी हमें एडवेक्शनल थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना। तो ये से हम लोग एयर मास थंडरस्टॉर्म के वेरियस क्लासिफिकेशन देख लिए हम लोगों ने। अब फ्रंटल थंडरस्टॉर्म्स में आ जाता है। फ्रंटल थंडरस्टॉर्म्स की बात करें तो एक होता है वार्म फ्रंटल थंडरस्टॉर्म, एक होता है कोल्ड फ्रंटल थंडरस्टॉर्म, ठीक है। वार्म फ्रंटल थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जब सी ब्रीज, देखो सी से जब हवा ऐसे जाती है ना उसको सी ब्रीज कहता है, पता है ना, इसको मैं भीतर में नहीं घुस रहा हूँ यार, सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, सब सुबह के समय में सी ब्रीज होता है क्या रात के समय में, ये सब खुद लोकल विंड्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मैं आशा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो जब सी ब्रीज ज़्यादा ह्यूमिड और ज़्यादा अनस्टेबल हो उस समय में हमें ये वार्म फ्रंटल बेसिकली थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अगेन प्रोसेस सेम है, कुछ अलग सा नहीं है। और कोल्ड फ्रंटल थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जब कोल्ड एयर ज़्यादा एक्टिव हो, राइट, और ये जो वार्म एयर को ये अपड्राफ्ट कर देती हो, तो अगेन ये सब भी हम लोगों ने फ्रंटोजेनेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें कोल्ड फ्रंटल थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलो, इसी के साथ जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ थंडरस्टॉर्म भी हम लोगों ने कवर किया, है ना। आ जाते हैं आप एक नया टॉपिक में, दैट इज टॉर्नेडो। टॉर्नेडो देखो ये वाला चीज़ है टॉर्नेडो। ऐसा कभी इंसिडेंट देखा है, अगर शायद आपने देखा भी होगा अपने आंखों से, कभी ना कभी लाइफ में तो देखा ही होगा, है ना। एनीवेज, देखो ये ज़मीन है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये फनल शेप क्या होता है ना, जैसे आपने कभी इस टाइप के फनल्स देखे हैं जिससे पेट्रोल डाला जाता है, या फिर कभी भी अगर आपने तेल खरीदने गए होगे ना बाज़ार में, तो इस टाइप का फ़नल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ना, ये टैपरिंग जो हो रहा है, तो इसी टाइप का देख रहे हो, इसी टाइप का फ़नल यहाँ पर भी बन रहा है ना। तो इसीलिए इसको फ़नल शेप्ड स्टॉर्म कहते हैं, जो क्या काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। देखो बहुत छोटा होता है भाई ये, बस जितना छोटा होता है ना उतना वायलेंट होता है, ठीक है, और उतना डिज़ास्ट्रस होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि रोटेट करते रहता है, यहाँ पर देखो कॉलम ऑफ एयर जो है ना ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये आपको खाली दिख नहीं रहा है, ये टेक्निकली ये रोटेट कर रहा है भाई। इसलिए जब भी आप ऐसा आंसर बनाओगे ना, इस टाइप का रोटेशन दिखा देना आप, है ना। बट एक एंड जो है ये ग्राउंड से सटा हुआ रहता है, और दूसरा एंड जो है वो बेसिकली इतना बड़ा क्यूमुलेटिव, देखो यहाँ से जो क्लाउड बन रहा है, देख लो कितना ज़्यादा डेंस क्लाउड बनता है ये, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो क्लाउड्स या फिर वेदर कंडीशंस जो है, यह कंप्लीट डार्कनेस हमें देखने को मिलता है, कंप्लीट डार्कनेस। और विजिबिलिटी भी जो है, विजिबिलिटी वो भी बहुत ही हद से ज़्यादा गिर के डाउन चली आती है, राइट। और ध्यान है ये डार्कनेस क्यों होती है बताइए तो, क्योंकि आपका जाकर डस्ट सैंड डेब्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। इतना जो छोटा होता है इसका रीज़न क्या होता है सर। अभी तक आप साइक्लोन्स ले लीजिए, आप थंडर स्टॉर्म्स ले लीजिए, इतना छोटा छोटा तो नहीं था, बट ये टॉर्नेडो इतना छोटा क्यों होता है। क्योंकि देखो इसका जो प्रेशर डिफरेंस है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सोचो
इसका अगर 1020 MB हम लोग कंसिडर करें, इसका अगर 990 MB कंसिडर करें, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना, ये आप ले लो 220 MB, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस, धपाक से डिफरेंस, सोच लो कितना। तो ये जो विंड जो है ना, ये अपड्राफ्ट जो है अचानक से इधर ऐसे करती है और अचानक से अपड्राफ्ट, प्लस कोरियोलिस फोर्स तो है ही जिसके कारण इसकी रोटेशंस, खैर वो तो खैर आप लोगों को पता है, वो उसके भीतर में उतना मैं नहीं जा रहा हूँ। बट हाँ, ये आपको जान के ज़रूर रखना पड़ेगा दैट एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है, ठीक है। इसीलिए विंड जो है आजू बाजू से एकदम गश करके घुस जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से घुसता है। इनफैक्ट वेलोसिटी पता है कितना होता है? वेलोसिटी इज अराउंड 600 to 800 किलोमीटर पर आवर। ये विंड्स भी जो है रैपिडली अपड्राफ्ट कर जाती है, ऊपर में जाके एडियाबेटिकली कूल कर जाती है और फाइनली थंडरस्टॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए टॉर्नेडोज जो है सब समय वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स के साथ आती है। मतलब जब भी टॉर्नेडोज आएंगी ना, तो देर इज़ हाई चांसेस दैट हाँ वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स भी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स मतलब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी दो, या हाँ, तो बट ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर और भी कुछ कुछ बच गया क्या, क्या बताऊँ, बताओ। ये फ़नल, हाँ फ़नल, ये फ़नल जैसा आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लोअर पोर्शन में अराउंड ये 90 मीटर का होता है, राउंड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अपर पोर्शन में जाते जाते ये 460 मीटर तक हमें देखने को बेसिकली मिलता है। चलो ये तो जस्ट एक चेंज भी हो सकता है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी दैट हाँ सेम होगा, है ना। बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म लेकिन इसका फॉर्मेशन का अभी भी एज सच किसी को मालूम नहीं है। वो तो अभी तक जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसके आधार पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं दैट हाँ भाई शायद प्रेशर डिफरेंस बहुत हद से ज़्यादा कम होगा, इसीलिए स्ट्रॉन्गली अपड्राफ्ट करता है। बट हाँ, इन जनरल जो चीज़ें हैं आपको ये ज़रूर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही क्लासेस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। एनीवेज, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।